हिंदुस्तान के तमाम कोनों से आए हुए यहाँ पर इस जलसे में शिरकत कर रहे सभी मेहमान, ख़ास तौर पर हमारी जो बहन जिन्होंने फरहत रिजवी, जिन्होंने यहाँ पर एक मजमून पढ़ के हमको सुनाया। तमाम हुसैनी ब्राह्मण, मोहियाल ब्राह्मण सभाओं से जो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, अम्बाला से, पंचकुला से, पानीपत से, यमुनानगर से, राजौंद और तमाम हरियाणा के तमाम इलाकों से यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं हमारे दोस्त और हाज़रीन जलसा। मैं आज के दिन हरियाणा की असेंबली का स्पीकर हूँ, लेकिन मुझे स्पीकर क्यों कहा जाता है ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया, क्योंकि जिस असेंबली का मैं स्पीकर हूँ वहाँ मुझे बोलने का मौका तो मिलता नहीं, सुनने के लिए मुझे वहाँ पर बैठना पड़ता है, और जब मैं बोलता हूँ तो मेरी कोई सुनता नहीं, फिर भी मुझे स्पीकर कहते हैं। सबसे पहले क्योंकि मैं इस सरजमी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं यही कहूँ, एक मेहमान की हैसियत से यहाँ नहीं हूँ, इस मुतबर्रिक मौके पर मुझे अपनी हाजिरी, अपनी गवाही दर्ज कराने का जो खूबसूरत मौका मिला है, तो आप में से एक होने की हैसियत से जनाब, जिन पर तमाम हिंदुस्तान को नाज है और हम एक ही खून से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब छिब्बर साहब का खैर मकदम करने का जो मुझे ये मौका मिला, मैं अपनी तरफ से और तमाम मोहियाल ब्राह्मण भाइयों की ओर से आप सब लोगों का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। इस बात में कतई शक नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें न जाने कितने मजहब हैं, कितनी जुबानें हैं, अलग अलग सोच है लोगों की, लेकिन इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी सोच खास तौर पर हिंदू और मुसलमान की सोच, क्योंकि एक लंबा रिश्ता दोनों कौमों का है, जिससे है से हिंदू, म से मुसलमान, हम, और ये हिंदुस्तान बना है। बहुत सी ताकतें आई, बहुत सी कोशिशें हुई हैं कि किसी तरह से इस कौमी यकजहती को तोड़ा जाए, हिंदुस्तान को तोड़ा जाए, लेकिन इंसानियत का एक ऐसा पैगाम यहाँ के लोगों के दिलों में रवां है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले दोनों मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस हकीकत को पहचान चुके हैं
कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है और दुनिया में अपनी खोई हुई पहचान को एक बार फिर से हासिल करना है, तो हमको एक होकर हिंदुस्तान को मजबूत करना होगा। और इसकी इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं कि अगर एक छोटी सी कोशिश हमारे दोस्त जैदी साहब ने की, इतिहास के उन खोए हुए पलों को दोबारा से लोगों के सामने रखने की एक कोशिश की है, एक बार फिर से उन पन्नों को दोबारा लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। चाहे आज हम कुछ सैकड़ों या हजारों लोग यहाँ पर हाजिर होकर इस कोशिश के गवाह बने, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये कोशिश परवान चढ़ेगी और इसमें मजीद बढ़ोतरी होगी और इस बात को पहचाना जाएगा कि अलग अलग मजहबों में अगर लोगों का विश्वास है, उसके बावजूद भी इस देश की, इस मुल्क की जो एक संस्कृति है उसको कोई बदल नहीं सकता। इसको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। सियासत जब बीच में आ जाती है तब मामला कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को छोड़ देता है। रोज राहत इंदौरी साहब ने कहा है, पढ़ा है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद भी पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। मजहब देश को मजबूती देने के लिए होना चाहिए, लेकिन मजहब का नाम लेकर जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके सामने आप और हमको आके खड़ा होना होगा। आपको और हमको एक लड़ाई लड़नी होगी। जब करबला की बात की गई, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मुझे तक नहीं पता था आज तक कि ये क्या, किस तरह से मैंने जैदी साहब से पूछा कि मुझे बताइए ये क्या हकीकत है। और जब मैंने ये सारी बातें ध्यान से सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये हिंदुस्तान जो एक मुल्क और इसमें जो अलग अलग सोच, इनकी कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी हुई है, इनकी कहीं ना कहीं जड़ें एक जगह मिली हुई, और तभी ये 1400 साल पुराना इतिहास जब उभर के सामने आया तो जैदी साहब की आंखों में आंसू आए। सोचने पे मजबूर हुए सभी लोग कि जब 1400 साल पहले एक कौम दूसरी कौम के लिए अपने बच्चों को का खून बहाने के लिए तैयार थी, कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, तो आज क्या हो गया? ये कैसी सियासत है? कौन लोग आ गए हैं इसमें? क्यों ये तफरका, ये जो एक आपसी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सिर्फ सियासत के नतीजा है। इससे कैसे ऊपर उठे? कौन लोग आ गए हैं? पार्लियामेंट्स में कौन बैठे हैं? असेंबली में कौन बैठे हैं?
जो मजहब के नाम पर, कौम परस्ती के नाम पर चुनाव इलेक्शन जीत के आते हैं और पार्लियामेंट में जो मुजाहरा होता है उसको देखकर शर्म से सिर झुकता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आकर लोग नारा लगाएं, पार्लियामेंट किसी एक मजहब के, कौम की जय श्री राम या जो और जिसने जो नारा लगाया है वो सब जानते हैं आप, लेकिन ये जमहूरियत है। और एक शायर ने कहा भी है कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया था, इस राज फाश हर चंद दाना इसको खोला नहीं करते। और जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। कौन लोग आ रहे हैं? आप तोलना शुरू करिए, गिनिए मत, ये सरों की गिनती बंद करिए। हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो इस सियासत से भी तौबा हमें करनी पड़ेगी, इस तरह की सियासत से तौबा हमको करनी पड़ेगी। तो ये संदेश यहां से जाना चाहिए। ये पानीपत भले ही गवा रही है, ये पानीपत की धरती 3 बड़ी जंगों की, लेकिन ये पानीपत की भूमि बू अली शाह कलंदर की मजार की भूमि भी है, जहां पर सजदा करके लोग अपने नसीब को बदलने की बात करते हैं। तो जाने कितनी बार हम गए हैं वहां। यहाँ कच्चे पुल के, पक्के पुल जो करनाल में है उसकी मज़ारों पर 99% हिंदुस्तान सजदा करने जाते हैं, जो हिंदू लोग हैं। ये हाली की धरती जहां से हकीकत और मोहब्बत का पैगाम निकला है। इसको क्यों 3 जंगों के नाम से ही जाना चाहे? क्यों ना इसे बू अली शाह कलंदर और हाली के नाम से जाना जाए? क्यों सिर्फ नफरत के नाम से पानीपत को पहचाना है? ये तो एक और दौर है, ये भी गुजर जाएगा, एक नई सुबह होगी। और जो ख्वाब के साथ जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, तरक्की और मंजिल को उन्हीं लोगों ने पाया है। आप लोग देशभक्त हैं, मुझे पता है, जितने हुसैनी हैं, जितने जैदी हैं, मैं जानता हूं, यह हकीकत है कि ये देशभक्त लोग हैं। ये जहां इस्लाम का नारा लगाते हैं वहीं हिंदुस्तान का नारा भी साथ लगाने वाले हैं। इसलिए आज के इस जलसे में मैंने जो शिरकत की है, मैं अपने आप को शुरू में कहा था कि मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी का आलम है। बहुत मुझे खुशी हुई। मैं एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें उर्दू की बड़ी गहरी जड़ें हैं। हालांकि मैं उर्दू पढ़ लिख नहीं बोल सकता, कोशिश करता हूँ। ये जो कुछ हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, लेकिन मेरी बेटी जो कैम्ब्रिज में आज के दिन रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पिछले 6 साल से उर्दू पढ़ रहे हैं। क्योंकि उर्दू किसी हिंदू या मुसलमान की जुबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की जुबान है। और कितनी खूबसूरत है ये, आप मेरे बोलने के अंदाज से ही समझ सकते हैं कि मैं कोशिश कितनी जबरदस्त कर रहा हूँ। ये इतनी खूबसूरत ज़बान है, इसकी नफासत
इसमें बनारस की सुबह है, अवध की शाम और लखनऊ की नफासत और हैदराबाद की तहजीब। ये वो जुबान है। बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ आकर। और अब जब हम सब लोग जुड़े हैं तो मेरी जनाब जैदी साहब से ये एक इल्तिजा है। जनाब जैदी साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आपसे एक इल्तिजा है कि आप जोड़ने में माहिर हैं और आज एक शुरुआत भी आपने करी, इसको आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह। हर साल इसको एक सालाना जलसा होना चाहिए। आमीन। और मैं भी ये वायदा करता हूँ कि ताउम्र जितने दिन जिंदा परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है, तो यहाँ पर अपनी शिरकत, अपनी हाजिरी जरूर मैं रखता रहूंगा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे हैदरी। सर, इसी नारे की सदाओं पर आप तरक्की करेंगे, हमारी दुआ है आपके लिए। सरों का समंदर बढ़ता जा रहा है, गवाही बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है आज भले ही ना हो, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा, हम नहीं तो हमारी औलाद देखेगी। एक तो कुंभ इलाहाबाद में हो रहा है, ख्याल है, और मोहयाल हुसैनी ब्राह्मणों का और हमारे भाइयों का एक छोटा सा कुंभ आज यहाँ से भी शुरू हो रहा है। यहाँ गंगा और जमुना मिल रही है, एक नया तीर्थ बन रहा है। इंशाअल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ गई है, हो गई है पीड़ पर्वत, अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। खुदा खैर करे, वक्त बदलेगा, सोच बदलेगी। ये इलाहाबादी संगम हम सब के लिए मुबारक हो। और मुझे सामने एक नई तजवीज़ है ये, जो जनाब जैदी साहब लेकर आए हैं कि पानीपत में बिरादरी के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम इमाम हुसैन का वर्णन कर सके। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आपके आंसू बेकार ना जाए, तो आप ये सब कुछ मुझे लिख के दे दीजिए,
और जनाब हरियाणा में आज के दिन हरियाणा की सरकार की सदारत जनाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कर रहे हैं। जैदी साहब, आप तो उनसे और वो आपसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने सब पे करम फरमाया है, तो आप पे क्या है, ये बात मैं उनके सामने जरूर रखूंगा। आवाज बुलंद सलवा। मेरे भाई रमेश पोहाल जी ने भी एक गुजारिश रखी है, चंडीगढ़ जाऊंगा तो उसको पूरी करूंगा। इन सब अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने बड़ी इज्जत बख्शी है, बड़ी मोहब्बत दी है, और एक बार फिर से हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी जनाब जनरल छिबर साहब हैं, ये सोल्जर हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के, और पंजाब में जो हैवानियत का दौर रहा, उसको अगर मैं कहूँ कि एक शख्स ने, केवल एक ने उसको कंट्रोल किया, उस हैवानियत को बंद किया, उस वहशी दरिंदों को, टेररिस्ट, कितने ही नाम उनको ले लीजिए आप। तो जनरल साहब की जो इस देश के प्रति सेवा है, पंजाब के लिए नहीं, तमाम हिंदुस्तान के लिए, वो हिंदुस्तान के इतिहास में सोने के अक्षरों से दर्ज की जाएगी। ये आने वाला वक्त अच्छी तरह आज भी दर्ज है। बहुत बड़े इन्होंने हिंदुस्तान एक रह सके जो कुर्बानी दी, जितनी मेहनत की। जनरल साहब बहादुर आदमी हैं। और मोयाल ब्राह्मण, हमने तो अपनी लड़की को मोहयालों में ब्याह दिया है, शायद आपको इस बात से वाकिफ नहीं, रितुमन तो जानते हैं इस बात को। तो आपकी बहादुरी के बारे में, जब हिंदुस्तान की सीमाओं पर बैठे ही आप थे, जो जब भी कोई हमला हिंदुस्तान की तरफ पर हुआ है, तो सबसे पहले जो फ्रंटियर में लोग थे वो मोयाल ब्राह्मण ही थे। इसीलिए तो आप सबसे ज्यादा फौज में हैं। कौन इस बात, और सिकंदर हिंदुस्तान में आके एक ही से हारा है, वो बहमनी एम्पायर से हारा था। वो सब बात जानता हूँ, ये बात नहीं जानता था जैदी साहब ने, जिससे मुझे वाकिफ कराया। बहुत खुशी का मौका है। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आपने पानीपत को गंगा और यमुना की तहजीब का मरकज कहा है, और ये तीरथ जिस दिन यहाँ पर इमाम बारगाह की तामीर हो जाएगी, ये तीरथ अपने पाई तकमील तक पहुँचेगा। और कुलदीप शर्मा जी की इस घोषणा के बाद ये मैं उनसे वादा करता हूँ, मुझे उम्मीद है बीबी जहरा से और हुसैन से कि जिंदगी में आपको सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना मिले, और आप तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ते रहें। और इस सरजमीन पर इमाम हुसैन का इमाम बाड़ा बन गया, तो जिस तरह और सब सरजमीनें उसमें हिसार में आ जाती हिफाजत के, ये शहर भी महफूज हो जाएगा। क्योंकि जब इमाम बाड़ा का बनेगा, यहाँ मजालिसें होंगी और नादे अली का विर्द होगा। हमारे एक नादे अली मंत्र है कुलदीप जी, उसको अगर आप शहर में अपनी छत पर खड़े होकर पढ़ें और उसके बाद 3 तालियां आप बजा दें, तो उस ताली की आवाज़ जहाँ जहाँ जाएगी, ना वह भूचाल आएगा, ना जलजला आएगा, ना कोई आफत आएगी। ये हमारा विश्वास है। तो मैं अपने तमाम बिरादरान मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ आप कुलदीप शर्मा जी की लंबी उम्र की दुआ करें, इनके अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करें। हर नमाज में आप इनकी दुआओं का जिक्र को शामिल कर लें, ये मेरा आपसे निवेदन है।
कि जो शख्स इस जगह के लिए हमें इमामबाड़े का जिन्होंने वायदा किया है, इतना बड़ा वायदा इनका है, और मौला हुसैन वो है कि जो उन पर करम करता है, और वो जब उस पर करम करते हैं तो मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। रहबदत इसकी मिसाल हैं, 7 बेटे अता किए थे। और एक मर्द मोमिन शराफत राना साहब हमारे बीच में, एक बार आप खड़े हो जाएं। कुलदीप शर्मा जी ने जैसे अनाउंस किया कि मैं यहाँ जगह दिलवाने की कोशिश करूँगा, इन भाई साहब मैं इनको नहीं जानता कहाँ से आए हैं, कौन सा इनका गाँव है, लेकिन हुसैनियत के जज्बे से ये भरे हुए हैं। इन्होंने मुझे वायदा किया है, मुझे ये भी नहीं पता किस बिरादरी से है, ये कहा कि जब आपको जगह मिल जाएगी उस जगह इमामबाड़े का जो हॉल है वो मैं बनवा के दूंगा। भाई ताली नहीं, नारे सलवात, नारे हैदरी के साथ आप इनका इस्तेमाल कर। रानी राणा माजरा के रहने वाले हैं, आप अपने मुंह से वायदा करें। सारों को अस्सलाम वालेकुम जी। और हमें बहुत खुशी हुई जी, हमें यहाँ आने का मौका मिला, और मैं हमारे स्पीकर साहब जी और इतनी दूर से आए, हमें बहुत खुशी हुई जी। और मैं एक हॉल या कमरा जो भी आप जगह दिलवाते हो, मैं एक कमरा बनवाता हूँ उससे जी, आपके इसके खातिर जी, ठीक है जी। और मैं राणा माज रहता हूँ जी, शराफत राणा नाम है। ममता बनर्जी पार्क है जो हरियाणा टीएमसी है, संभाल का हल्के से भी तैयारी कर रहा हूँ एमएलए की जी, टीएमसी से जी, और समाज सेवा का काम करता हूँ जी। तो भाई इतने बड़े नेता है, फिर एक कमरे से बात नहीं बनेगी, पूरा रोजा आपको बनवाना पड़ेगा। बहरहाल इनके अपनी विचारधारा है, जहाँ भी अपनी विचारधारा होती है। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाला कांग्रेस में रहे, बीजेपी वाला बीजेपी में रहे, हिंदू भाई हिंदू रहे, मुसलमान भाई मुसलमान रहे, बस अपने दिल में हुसैन को जो बसा लेगा वो फिर पार्टी का मोहताज नहीं रहेगा, सिकंदर मौला उसको बना के रखेंगे। तो मेरे इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उस शख्सियत को बुला रहा हूँ जिसका हुसैन के खून से और हमसे 1400 साल पुराना रिश्ता है। दोस्तों, जनरल BK शिब्बर आपकी खिदमत में तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने तासुरात वो बयान करेंगे, और उसके बाद सिर्फ एक स्पीकर साहब को क्योंकि जाना है, एक बहुत बड़ा मसला हरियाणा में इनके कलम के नीचे रुका हुआ है, उसको इन्होंने आगे बढ़ाना है। मैं उनको ज़रूर ये कहूँगा कि अगर वो इसके बाद जाना चाहें तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, इस शर्त पर कि आप फिर आएंगे। तो हर साल आने की हाँ, बीके जी, हर साल आने का आपका वादा है, और एक आप हमें ज़मीन दिलाते हैं। मुझे अपनी कौम पर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम उसी इमामबाड़े में होगा जो आपके दुआओं से बनेगा इंशाल्लाह। भाई ये वायदा मैंने किया, मेरे वायदे की लाज रखना दोस्तों। जिस तरह के इमाम हुसैन ने नाना से वायदा किया था, इसी तरह से मेरा इनसे वायदा है कि जगह ये दिलाएंगे, तामीर आपने करानी है, दोनों हाथ खड़े करके। जनाब सैयद दानिश जैदी साहब जो माशाल्लाह इस प्रोग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद, आप हल्का आगे बढ़ाएं। अंजुमन अकबरिया रसूलपुर धौली। एक नौए के 2 बंद बस पेश कर रहा हूँ मैं, बेटा हजरात
साहबान और एक बहन जी जिन्होंने अपना एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर पढ़ के सुनाया था, फरद बहन जी, मौलाना साहब, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, ये ज़ैदी साहब ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि इस मुकद्दस दिन में मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बाबा बुलंद सलवार। और बहुत सारी यादें असल में यादों का एक हजूम मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं जानता हूं कि हमारी बिरादरी को, मुयार ब्राह्मण्स को हुसैनी ब्राह्मण्स कहते हैं। बचपन से सुनता आया हूं। पाकिस्तान में जहां हम रहते थे वहां इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर था, और हमारे गांव में या पास के गांव में जहां भी शियास रहते थे और बहुत ज़्यादा रहते थे, तो वो जब ख़ास उनके दिन होते थे तो उसमें शिरकत करने के लिए हमारी बरादरी के बुज़ुर्गों को बुलाया जाता था। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि शादियों और ब्याहों में भी हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो जाते थे, और बाकायदा जब लड़के और लड़की की शादी होती थी तो उसमें कोई एक रस्म होती थी जो वो परफॉर्म करते थे। मुझे ये भी याद है कि बहुत से लोग हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास आते थे, कहते थे जी हमारा बेटे को ये बीमारी हो गई है, ये तकलीफ हो गई है, हो गई है, इसको आप वो सिर के ऊपर हाथ फेर दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। ये लोगों के दिल में बड़ा विश्वास था इस बात का कि हुसैनी ब्राह्मण जो हैं ये लोगों को ठीक कर देते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। बच्चे थे, इतना ज़्यादा हमें समझ नहीं थी कि ये मामला क्या है, लेकिन वो जो कॉन्टेक्ट था वो 1947 में टूट गया, क्योंकि हम लोग वहाँ से रिफ्यूजी बन के आ गए और ये हरियाणा के रहने वालों ने हमारे को अपना लौटी कहना शुरू कर दिया। आज 65 साल के बाद भी हरियाणा के लोग कहते हैं ये जी हमारे फलाने गांव के लौटी हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो लौटी कहना बंद कर दो, तो हमारी 2-3 जनरेशन यहाँ रहने लग गई हैं, अब तो ये हमारा देश है और थोड़ी देर के बाद हम आपका देश को टेक ओवर कर लेंगे। तो बात ये है कि ये विश्वास जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और विश्वास के लिए कुछ ना कुछ ज़मीन होनी चाहिए, तभी वो विश्वास जो है वो पैदा हो सकता है। काफ़ी साल ज़िंदगी के मैंने जो काटे, तो कभी ये इसका जिक्र होता था तो लोगों से हम कहते थे कि भाई हमारा शिया मुस्लिम्स के साथ एक रिलेशनशिप है, और हम इस वाक़े का बयान करते थे तो कई लोग हंसते थे, कहते यार तुम क्या बातें करते हो 1000 साल पहले, तुम्हें क्या मालूम है कौन था, क्या था, कैसे था। और ये सच है कि हमारे पास जो मोयाल बरादरी थी, इनके पास कोई ऐसा रिटन रिकॉर्ड किसी चीज़ का नहीं था, लेकिन एक ट्रेडिशन थी, एक परंपरा थी, वो चल रही थी। और वो परंपरा उस ज़माने में जो एक ज़माना था कोई 700 ईस्वी से शुरू होकर ये जो पूरा पंजाब नौ उत्तर भारत है, या सिंध, पंजाब, JNK, अफ़गानिस्तान के बाईं तरफ गजनी का शहर जो है उसकी फाउंडेशन वो शहर ही एक दत्त ब्राह्मण ने बसाया था। लेकिन ये चीज़ें मुझे बाद में पता लगी जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इंडिपेंडेंटली इधर उधर से किताबें मिल गई और पढ़ा, और ख़ास तौर पर मैं
कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने पर्शियन के अंदर ईरान में लिखी हुई किताबें पढ़ी, पुरानी किताबें, इराक की किताबें पढ़ी, सऊदी अरेबिया की किताबें पढ़ी, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वहाँ पर ये नॉलेज गेन किया है, वहाँ पर ये वाकया मेंशन है, और यहाँ तक कि इसका रिकॉर्ड है जहाँ पर करबला की लड़ाई का एक म्यूजियम बना हुआ है, और उस म्यूजियम के अंदर लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान दी थी वहाँ पर, कुंभ है ईरान में जगह कुंभ, और उसके अंदर ये 22 लोगों के नाम हैं। 15 जनरल मुयाल की फौज थी, और उसमें 7 आदमी और थे जो सातों के साथ भाई थे, राहब दत्त के बेटे थे। तो रिकॉर्ड तो वहां से निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि वो फैमिली पुरोहित होते थे, भाट होते थे जो गाने गाते थे और पूरे उनकी हिस्ट्री बताया करते थे। और हमारी जो मुयाल बरादरी है उनमें एक और ख़ास चीज़ होती थी, उसका नाम था जंगनामा, क्योंकि ये सब छोटे छोटे फिरके थे, क्लैन थे छोटे छोटे, ये सब एक किस्म के छोटे छोटे राजे थे अपने अपने एरियाज़ के। तो राजा लोग होते थे तो वो रखते थे अपने हिसाब किताब, तो वो हिसाब किताब जो रखने वाले आदमी होते थे, मुयालों में एक जंगनामा था, क्योंकि ये लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। जितने भी इन्वेडर नॉर्थ वेस्ट से आते थे वो सब आके इन जगहों के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ते थे, और वो फौज जो थी वो हमारी बरादरी की फौज होती थी। इसी वजह से आज टोटल लगाते हैं कि 6.5 लाख हैं हिंदुस्तान में, जहाँ के हिस्ट्री में उनका रोल बहुत रहा है। तो 6.5 लाख क्यों है? क्योंकि 1911 में एक अंग्रेज़ ने किताब लिखी, पहली किताब जो मैंने ओल्डेस्ट मैंने पढ़ी, वो एक अंग्रेज़ स्ट्रेसली उसका नाम था, उसने एक किताब लिखी थी मोयाल ब्राह्मण्स ए वॉरियर ट्राइब ऑफ इंडिया। तो वो किताब उसने 1911 में लिखी थी। उस 1911 की किताब में उसने इस करबला का भी जिक्र किया है और भी कुछ वाक़यों का जिक्र किया है। और तो वो सबसे पहली किताब जो थी वो मैंने वो पढ़ी थी। उसके बाद फिर शौक़ पैदा हो गया और मैंने ढूंढना शुरू किया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी लिटरेचर है जिसको अगर जोड़ दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जो कंटिन्यूइंग हिस्ट्री थी वो सिर्फ गुप्ता पीरियड तक की थी। 500-600 ईस्वी तक किसी हिस्ट्री हमारी थी जो पढ़ी जाती थी, स्कूलों में पढ़ाते थे। गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री गुप्ता। और उसके बाद फिर 500-600 साल 400 साल कुछ नहीं होता, कोई नहीं पढ़ाता था हमको। उसके बाद हम पढ़ते थे महमूद गजनवी की इन्वेशन, बस वहाँ से फिर शुरू हो जाती थी इंडिया की हिस्ट्री। और फिर बाबर शाबर सब आगे गायब हो जाते थे, तो फिर अंग्रेज आ जाते थे, फिर अंग्रेज चलते थे। तो उस पीरियड में वो जो 400-500 साल का पीरियड था उसमें भी तो हिंदुस्तान में कोई राज करता होगा, नॉर्थ इंडिया में सारे एरियाज में। ये वो पीरियड है जिसमें इस एरिया के अंदर हिंदू राजा राज करते थे। पहले वो शुरू में हिंदू राजा राज करते थे, क्षत्रिय, और उनके जो वजीर थे प्राइम मिनिस्टर ये वो ब्राह्मण होते थे, वो हमारी बरादरी होते थे। कुछ ऐसा स्टेज हुआ जहाँ पर वो राजा कमज़ोर पड़ गया तो फिर वजीर ने ले लिया। इसी तरह अफगानिस्तान का जो पहला राजा हमारी बरादरी का बना था उसका नाम कल्लार था, और उसका वो वजीर था, लेकिन राजा बहुत निकम्मा था, इसलिए उसने उनका राज ले लिया। लेकिन उसने एक वादा किया कि मैं ताजपोशी नहीं करूँगा, मैं ताज पर नहीं बैठूँगा, राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा। एक और लड़का उसने तैयार किया, ट्रेन किया, पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग दे के उसको फिर उसको राजा बनाया। और जिस दिन उसको राजा बनाया उस दिन अपनी चिता जला के मर गया कि मेरा धर्म, मैंने राज नहीं करना, मैंने स्टेट की देखभाल करनी है, वो मैंने कर दी। तो
इस तरह अभी भी हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं उनको ये मालूम नहीं है, सब भूल चुके हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़ैदी साहब ने इतना बढ़िया काम किया है ये कि एक नया हिंदुस्तान ही बना दिया है। गंगा तो छूट गई है, आ रही है गंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जिसका कि रिजल्ट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा निकलेगा। थोड़ा सा कुछ चीज़ मैं और आपके इस नई बिरादरी का, जो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, उनके बारे में बता दूं कि उसके बाद भी ये लोग ये लड़ाइयों में मरते रहे, वो तो पक्का था, लेकिन फिर एक और कारनामा इन्होंने किया हुआ है जिसकी जगह हिस्ट्री में बहुत बड़ी है, और वो भी कई लोग ये नहीं चाहते कि वो अब उस सूरत में दी जाए। जब गुरु नानक पंजाब के सीन में आए और उन्होंने अपनी गुरबानी लोगों को सुनानी शुरू की और जाना शुरू किया, तो झेलम दरिया से लेकर पेशावर तक जो बॉर्डर है अभी अफगानिस्तान, उस कंप्लीट एरिया में छिपरों का राज था। एक छिपर वहाँ गद्दीपा, और उनका जो कैपिटल टाउन था उसका नाम था करियाला। उस शहर में वो रहते थे, और उस टाइम में जबकि गुरु नानक जा रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर, उनके ऊपर हमला हुआ नॉर्थ वेस्ट से, और वो जो राजा गौतम धाम था उसका, तो वो राजा मारा गया, उसकी फैमिली तबाह हो गई। उसका एक 12-13 साल का लड़का था, वो भाग गया, गायब हो गया, और वो पहाड़ों में घूमता रहा। कश्मीर वहाँ से नज़दीक था, कश्मीर में घुस गया, वहाँ वो गुरु नानक से मिल गया और गुरु नानक का चेला बन गया। उनके साथ रहा तो कुछ साल, 2-4 साल उनके साथ काटे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम तो राजों की औलाद हो, तुम जाके अपना राज संभालो। वो वापस आया, आके उसने अपने राज को संभाल लिया, लेकिन गुरु नानक के साथ उसका परमानेंट जो था रिश्ता बन गया, और वो उसने गुरु नानक साहब की काफ़ी सेवा की। और जब गुरु नानक देव की डेथ हो गई, तो गुरु नानक देव ने मरने से पहले उनको कहा कि भाई मेरा जो जानशीन है, मेरे पास जो गद्दी पर बैठेगा वो तुम चुनोगे। तो उन्होंने फिर सेकंड गुरु को चुना, थर्ड को चुना। वो गुरु जो जल्दी जल्दी मरते गए, ये इनका नाम परागदास था, तो परागदास तो चलते रहे, 100 साल क्रॉस करके मरे। तो पहले 5 गुरुओं को गद्दी पर नॉमिनेट करके गद्दी पर बिठाने का जो कार्रवाई थी वो उन्होंने किया। उसके बाद उनकी आगे से औलाद जो थी वो बाकी के गुरुओं में वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश थी। तो जितने भी गुरु बैठते थे गद्दी के ऊपर, उनके सबके दीवान बोलते थे उनको, वो इनमें से होते थे। उनके खजाने के इंचार्ज, उनकी फौज के इंचार्ज, लड़ाई हुई। गुरु गोविंद सिंह का जो ट्यूटर था, जिसने उनको पढ़ाया और लड़ाई का आर्ट सिखाया, लड़ाई करना, वो भी एक हमारे ही बिरादरी का था। उन्होंने किया वो सब कुछ। गुरु गोविंद सिंह के साथ इनकी बहुत ज़्यादा वो हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह साहब का जो आप आज की भाषा में कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर था भाई मती दास, उनका फाइनेंस मिनिस्टर था भाई सतीदास, दोनों भाई थे, बाबा परागा के पोते थे। और भाई चौपा सिंह था जो गुरु गोविंद सिंह की राइटिंग्स तैयार करता था। गुरु गोविंद सिंह का एक बहुत बड़ा दीवान कह लीजिए आप, राहत नामा बोलते हैं उसको, जो उन्होंने लिखा था, वो चौपा सिंह ने उसको तैयार किया था। और वो अभी भी यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है पढ़ने के लिए। और मैंने कहीं कुछ दिन पहले एक जगह में पढ़ा कि वो अभी भी कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक के तौर पर। अब जो चीज़ मैं बताने चाहता हूँ वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह से पहले भाई तेग बहादुर थे।
ये जो मैंने नाम लिए थे उनके पोतों के, वो तेग बहादुर गुरु के साथ थे, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी के साथ दीवान थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके दूसरे फौज के इंचार्ज थे साहब सिंह। ये जब गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ कर ले गए दिल्ली, तो ये दोनों भाई उनके साथ गए। दिल्ली दरबार में जाने के बाद उनको हुक्म मिला कि भाई आप लोग मुसलमान बन जाओ। वो कहते हम मुसलमान नहीं बनना चाहते। तो ये कुछ दिन चक्कर चलता रहा। अल्टीमेटली उनके कई चार्जेस उनके खिलाफ बनाए हुए थे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इनको आप मार दो। तो उन्होंने भाई मती दास ने कहा कि देखो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इनका दीवान हूँ, तो सबसे पहले आप मुझे मारो। तो एक दिन उन्होंने उसको मारा, और मारा ऐसे कि दो पाटों के बीच में डाल के लकड़ी के, और आरे से उसका सिर से धड़ तक काट दिया। दूसरे भाई ने कहा कि अब नेक्स्ट मेरी बारी है, क्योंकि ये मेरा बड़ा भाई था, तो भैया आप मुझे मारो। उसी दिन उसके दूसरे दिन उसको मारा गया, पर उसको आरे से नहीं काटा, उसको कपड़े में लपेट कर आग लगा दी और जला के मार दिया। गुरु तेग बहादुर को एक दिन बाद में मारा गया। तो अभी भी जो सिख अरदास करते हैं गुरुद्वारे में, वो स्टैंडर्ड अरदास है, सब जगह सब गुरुद्वारों में वही अरदास पढ़ी जाती है। उसमें एक खास पैरा भाई मती दास और सती दास की जो कुर्बानी है उसके ऊपर दिया हुआ है कि उनको याद करो जिन्होंने आरों के नीचे सिर चरवाए, कपड़ों में जलाए गए और बंद बंद हाथ पैर कटवाए। तो एक किस्म का शहादत जो करबला से सीखी थी वो चलती रही कई सेंचुरीज तक। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ ये छिबर खानदान पूरे का पूरा ही शायद वहीं पर ही था, क्योंकि हर तीसरा आदमी जो मरा लड़ाइयों में, गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो उनमें से एक था। भाई साहब चंद उनकी फौज का कमांडर इन चीफ था। वो उनके दो बेटे जो लुधियाने के पास लड़ाई में मारे गए थे, उसमें वो भी मारा गया था। इसी तरह जो उनका ट्यूटर था जिसने उनको सिखाया था लड़ाई वगैरह, वो भी मारा गया था। वो चंडीगढ़ रोपड़ के पास गुरुद्वारा है, वहाँ उस लड़ाई में वो मारा गया। और इस तरह कई और नाम हैं, सिख हिस्ट्री भरी पड़ी है उसके साथ। तो अगर उन कुर्बानियों को निकाल दिया जाए तो फिर सिख हिस्ट्री में कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के साथ कोई और है जिसने सिखिज्म को खड़ा किया है हिंदुस्तान में, तो वो है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि हमारे जो बरादरी है, हमसे ज़्यादा सेक्युलर माइंडेड शायद कोई और बरादरी नहीं हो सकती। एक तरफ करबला में शहादत दी, दूसरी तरफ 400 साल पहले गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और इनकी फौजों में, इनके पर्सनल स्टाफ में, इनकी दीवानगी में, इनकी हर एक साथ में कंधे के साथ कंधा मिलाकर ये फौज लड़ी। जो फौज थी गुरु गोविंद सिंह की, 75% हमारी बरादरी के लोग थे। ये सब या तो JNK से आए हुए थे, या वो झेलम डिस्ट्रिक्ट के थे, या ये हिमाचल का जो कांगड़ा वैली है वहाँ के थे। दोस्तों, ये बड़ा आसान है कह देना कि दोस्ती क्या है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती वो है जब छुरियां चले और दोनों तरफ से खून निकले, वही दोस्ती होती है। उस दोस्ती का कोई सानी नहीं है, उसका मुकाबला नहीं है। तो ये जो 1000 साल से 1400-1500 साल से दोस्ती का लिंक बिखरा हुआ था, जैदी साहब ने वो लिंक मिला दिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो लिंक मिला है हरियाणा में, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद
हमारे हुसैनी ब्राह्मण मोस्टली ज़्यादातर हरियाणा स्टेट जो अभी की हरियाणा है उसमें है, क्योंकि ठीक है ना। और जैसे पहले पाकिस्तान में 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनमें हमारी काफ़ी अक्सरियत थी, अभी भी हरियाणा में भी 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें काफ़ी तादाद में हैं। ऑफ कोर्स तादाद हमारी कितनी होगी, अगर हमारी पूरी दुनिया में 6.5 लाख हैं तो हरियाणा के हिस्से 1 लाख आ गया होगा इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन ये है कि अब हमारी होम स्टेट हरियाणा है। मुझे जब कोई पूछता है कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप, मैं कहता हूँ हरियाणा, क्योंकि अब हरियाणा के हैं। 2 हरियाणा के एक मिनिस्टर साहब थे, वो मुझे कहते हैं जी, ये मुझे किसी को कहते हैं मेरी सुनने के, मैं सुन सकता था, वो कह रहे ये तो हमारे अलाटी हैं जी, वो पुराने गाँव के। तो मैंने कहा अलाटी तू है, मैं नहीं हूँ मुझे तो वहाँ ज़मीन छोड़ के आया था तो जहाँ भी नहीं थी। मैं तेरे को तो घर मैंने चंडीगढ़ में एज गवर्नर दिया हुआ है, अलाट किया है, अलाटी तो तू हमारे हो। तो भाइयों, अब ये जो बीज बोया है आज जैदी साहब ने, इस बीज को पनपने के लिए हर कोशिश करने की जरूरत है, ताकि ये लिंकेज जो अब इस्टेब्लिश हो गया, री इस्टेब्लिश हो गया है, ये बढ़े और सारे वतन में फैले। यही जरूरी नहीं कि आप और हम यहाँ मिलकर बैठ लिए और बातचीत कर ली, जरूरी ये है कि सारे हिंदुस्तान में ये जज्बा फैले और लोग कहें कि हाँ, हम वतन ही नहीं, हम हर चीज में एक हैं, दोस्ती में एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी हिस्ट्री एक है, और किसी के दिल में जो गुमान है किसी बदशगुनों के, वो सब हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाए। पता नहीं क्या बात है, इकबाल ने लिखा है, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे ज़मां हमारा। तो हस्ती इसलिए नहीं मिटती। हाँ, इकबाल भी हमारा ही गुरु था, कौल था, कौल ब्राह्मण कश्मीर के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही वजह है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती कि जब 15 साल के पिछले हुए 1500 साल के बाद फिर मिल जाते तो हस्ती का नया दौर शुरू हो जाता है। ज़ैदी साहब, मेरे पास अब और लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहे जिसे मैं आपको दुआएं दूं और आपको थैंक यू बोलूं, आपको शुक्रिया अदा करूं। आपने ये बहुत बड़ा काम किया है, खुदा आपको कायम रखे ताकि आप इस काम को आगे बढ़ाते रहें। सर पे हाथ रखते हैं मेरे। और इससे पहले कि मजलिस आज़ा हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि जिस इमाम के रोज़े को बनाने का वायदा हमारे कुलदीप भाई ने किया है, मैं एक ऐसा मोमेंटो, एक ऐसा तोहफा आज के इस मौके पर देना चाहता हूँ जो हमेशा आपको इस वायदे की याद दिलाता रहेगा। और अजय भाई साहब से मेरी गुजारिश है, इतनी दूर रहेंगे तो मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अब्बास भाई हैं, अजय भाई हैं, खुर्शीद मोहसिन साहब हैं, ये मौला का बुलावा है, मेरा बुलावा नहीं है। जितना आप नज़दीक रहे, अजय रजा साहब हमारी बिरादरी की एक बहुत बड़ी शख्सियत। मुरादाबाद में सैथल सादात एक गांव है जहां ने, जिस गांव ने, इनके बुजुर्गों ने आज़ादारी को एक नया अंदाज बख्शा है और वो आज उसको मेंटेन करे हुए हैं।
जोगीपुरा हो, समाना हो, पानीपत हो, जहाँ कहीं भी अज़ादारी के सिलसिले का कोई प्रोग्राम होता है, बग़ैर कहे ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इसी तरह मेरी टीम में वैसे तो आप सब हैं, नदीम भाई का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। समाना की शुरुआत में अगर नदीम भाई ना होते, अली हैदर भाई जो बिल्डर है हमारे, कौसर साहब के भाई मंत्री जी अगर ना होते, कौसर भाई का सहयोग ना होता, तो आज समाना उस मुकाम पर ना होता जिस मुकाम पर इनकी वजह से है। इस साल आलिजा भाई जैसी शख्सियत हमसे जुड़ी है, और आलिजा भाई की मैं एक बात बताऊं कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि साहब एक अंजुमन में बुलाना चाहता हूं, मेरा थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप उसको स्पॉन्सर कर दें तो बड़ी मेहरबानी। आलिजा भाई बोले, आज़ाद भाई बोलिए क्या है, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं कहा साहब अंजुमन का बस का किराया 18,000 है, वो आप दे दें तो मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो बोले और भाई आने जाने में लड़के चाय भी तो पियेंगे? मैंने कहा हाँ जी वो भी पियेंगे। ये इनकी सोच थी। और शिकारपुर से वो अंजुमन आनी थी, मैंने कहा साहब हाँ 2-1 हज़ार रुपये चाय पानी में। बोले 18 क्या, मैं 20 ही दूंगा फिर। और हमारे एक उस्ताद मोहतरम सामने खड़े हैं, शायर मेरी अब नज़र पड़ी है, अज़ादार बाकरी साहब से मेरी गुजारिश है कि बराए करम आप दाइश पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ लोग मुझे जहाँ जैसे जैसे नज़र आ रहे हैं, वैसे तो फर्श अदा पे आने के बाद आप सब बराबर हैं। अगर कोई मैं इसको किसी को ना बुला पाया हूँ स्टेज पे, या आप यहाँ बैठे या वहाँ बैठे, दरबार हुसैन में जहाँ आप बैठ जाएंगे वो आपका रुतबा वहीं बरकरार रहता है। तो आप बिल्कुल मेरी बात को महसूस ना करें, क्योंकि मैं तन्हो तन्हा था। आज इतनी बड़ी टीम मेरे साथ है, जो मेरे दाएँ बाएँ और आप सब यहाँ खड़े हैं। नजफ मुजफ्फरनगरी भी नज़र आ गए मुझे। देखो कैसे कैसे खूबसूरत आफ्ताब यहाँ आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में। गुजारिश करूँगा मैं नजफ साहब से कि वो भी डाइस पर आए। उस्ताद साहब सर, ये हमारे और मेरे एक बहुत अजीज़ चचा हैं ज़ीशान हैदर साहब, जो मेरे बिल्कुल सगे चचा से भी ज़्यादा है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते। आप जहाँ भी हैं मेरे दिल में हैं, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। और एक साहब और उधर बैठे हैं दूर से, तो आप मुझे पता नहीं जी, बस मैं चल रहा हूँ। तो लीजिए मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब अख्तर हसनैन साहब, जो मेरे साड़ू भी हैं, और आज का ये तोहफा उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपने दस्ते मुबारक से इमाम हुसैन के रोज़े की जो शबी है वो जनाब सबसे पहले BKN छिब्बर साहब को एक तोहफा दें, ताकि उनके घर में इमाम हुसैन का रोज़ा तो पहुँचे। जो एक रिश्ता है उनका करबला से, हुसैन से, उसकी हमेशा वो याद ताज़ा कराएगा। जनाब अख्तर हसनैन साहब, बाबा एक बार खड़े हो जाएं आप लोग। मौला का ताज़िया है इमाम बारगाह। आगे आ जाएं साहब, थोड़ा आगे आ जाएं। हमारे बड़ी मेहनत से इन्होंने बनवाया है। साइड में पैक कर दें, मैं घर पहुंचा दूंगा बाद में। उसके बाद शबीए रोज़ा इमाम हुसैन एहतराम में आप खड़े हुए हैं, मौला आपके इस जज्बे को कबूल करे। उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा भाई अख्तर एक बार आगे आ जाएं। फिरोज भाई आप ले लेंगे, बॉक्स में पैक। जी वकार जनाब कुलदीप शर्मा जी को, ये देखिए आप इस जलसे की कितनी बड़ी उपलब्धि है कि इमाम का रोज़ा इनके घर में जा रहा है। बताइए उस घर में कभी कोई बुरी बला आ सकती है उस घर में जिसमें यह रोज़ा रख दिया जाए? खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। और जब कभी आप परेशान हो, बस इसकी तरफ एक नज़र भर के देख लें और आपकी परेशानी ख़त्म। ये मेरा आपसे मुझे वायदा है अपने मौला हुसैन से, ये मुझे यकीन है सर। और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब आप आए, नाम बोलें फटाफट, सबके बता अब ये ऑल इंडिया शिया परिषद चंडीगढ़ और शिया मुस्लिम एक्शन कमेटी की तरफ से जो एजाज़ दिए जा रहे हैं। आगे मोहतरम आली जनाब सैयद नदीम जैदी साहब इस एजाज़ कबूल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ, और मैं मोहतरम BKN छिब्बर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको एजाज़ बख्शें। आवाज़ बुलंद सलवा। उसके बाद जनाब BN के छिब्बर साहब के हाथों जनाब नदीम जैदी साहब ना एजाज़ कबूल कर रहे हैं। आप हजरात एक सलवात पढ़ें।
और इनके बाद आली जनाब मोहतरम सैयद एसजे रजा जैदी साहब, जनरल मैनेजर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी नोएडा से दरख्वास्त है कि वो मोहतरम जनाब कुलदीप शर्मा साहब के हाथों अपना एजाज़ कबूल फरमाएं। आप हजरात एक सलवात पढ़ें। और जनाब सैयद समर जैदी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव सेल्स एक्जियम रियल्टर्स चंडीगढ़, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना एजाज़ यहाँ आकर कबूल फरमा लें। समर जैदी साहब जो हमारे मोहतरम आज़ाद जैदी साहब के फर्जंद हैं, आप हजरात एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। मैं मोमिनीन से माजरत खा हूँ। जनाब कुलदीप शर्मा जी को मैं बताऊँ कि एक विधानसभा का बहुत अहम मसला है जिस पर 2 बजे इनके दस्तखत होने थे, लेकिन ये वक्त इन्होंने जो आज हमें दिया है बहुत मशकूर हैं। मैं आप सबकी अगर इजाज़त हो तो वो हमसे इजाज़त लेना चाहते हैं, इस वायदे के साथ कि हर साल हमसे मिलेंगे और वादा अपना निभाएंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ। बहुत कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी।